हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज की कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का विषय गणित। और बच्चों, गणित विषय में हमारा जो आज का लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 15 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, अर्थात त्रिभुज तथा त्रिभुज के गुणधर्म। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ। सबसे पहले हमने गणित में भूमितीय आकृतियों में कुछ आकृतियों को देखा है, समझा है, पहचाना है अपनी पिछली कक्षाओं में। जैसे कि ये आकृति है, यह एक लाइन देख रहे हैं, दोनों तरफ तीर का निशान है, जिसका नाम है रेखा। और इसे उस पर स्थित दो बिंदुओं के नाम से लिखा जाता है। तो इस आकृति का नाम है रेखा AB। इस पर दो बिंदु हैं, दोनों तरफ तीर का निशान है, मतलब यह असीमित लंबाई वाला एक आकृति है। नाम है रेखा AB, दोनों तरफ तीर का निशान है, इसलिए इसका नाम रेखा BA भी हो सकता है। यानी इसको चाहे AB चाहे BA, रेखा AB रेखा BA किसी भी नाम से बुला सकते हैं। यानी उल्टा सीधा हम क्रम लिख सकते हैं बिंदुओं के। दूसरी आकृति देखते हैं। यहाँ पर तीर का निशान नहीं है, मतलब इसके आगे यह नहीं बढ़ सकती, यह इतनी ही बड़ी है, यह कटी हुई है, टुकड़ा है। अभी जो रेखा हमने देखा AB, ऐसे ही रेखा का ये टुकड़ा है, खंड है। इसलिए इसको नाम लिखने के लिए इसके दोनों अंत बिंदुओं को देखना पड़ता है। दोनों अंत बिंदु यहाँ पर C और D है, इसलिए इसका नाम, इस आकृति का नाम रेखाखंड CD। रेखाखंड मतलब रेखा का खंड, टुकड़ा। तो यह एक रेखा का टुकड़ा है, इसलिए इसका नाम रेखाखंड CD या रेखाखंड DC भी कह सकते हैं, क्योंकि अंत दोनों तरफ से है। तो इसलिए इसका नाम रेखाखंड DC या रेखाखंड CD भी कह सकते हैं। अब रेखाखंड थोड़ा बड़ा नाम हो गया, तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं रेख। आ की मात्रा नहीं है ख में। रेख CD का मतलब हुआ रेखा का ये टुकड़ा है। तो रेख CD या रेख DC। तीसरी आकृति देखते हैं। तो एक तरफ तीर का निशान है, एक तरफ अंत बिंदु है। इसका नाम न तो रेखा है न तो रेखाखंड है। यह है आकृति जो एक तरफ से बढ़ सकती है, दूसरी तरफ अंत बिंदु हो, जैसे कि P अंत बिंदु है और A दिशा में वो तीर का निशान होने का मतलब वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। इस आकृति का नाम है किरण। और आकृति का नाम लिखने के लिए अंत बिंदु से शुरुआत करेंगे, किरण जैसी आकृतियों का। तो किरण का आरंभ बिंदु या उसको अंत बिंदु भी कहते हैं। किरण AP नहीं कहेंगे। AP मतलब A से शुरू होकर P तक जाने वाली, क्या ये ऐसा है? या किरण PA। अब बताओ दोनों में से कौन सा नाम सही होगा? तो जो अक्षर से किरण की शुरुआत है, अंत है, उसको हम पहले लिखेंगे, और जहाँ पर ये असीमित बढ़ता है, बढ़ सकता है,
उसे हम बाद में लिखेंगे हमेशा। इसलिए यहाँ पर इस आकृति का नाम किरण ए पी नहीं है, किरण पी ए है। अब बताइए इस आकृति का नाम, इस पर दो बिंदु हैं क्यू बी, तो किरण बी क्यू या किरण क्यू बी। तो आप ध्यान से देखिए, तो बी की तरफ तीर का निशान है, यानी बी की तरफ वो असीमित है, बढ़ सकता है, इसलिए क्यू से शुरुआत करेंगे। क्यू बी सही है, किरण क्यू बी। अगली आकृति हम देख रहे हैं, यह एक किरण, यह दूसरी किरण, दोनों एक बिंदु पर एक जगह मिल रहे हैं, तो वहाँ पर एक आकृति बन रही है कोने जैसी। इस पर हम नाम देंगे रेखा पर बिंदु या किरण पर एक बिंदु, और अंत बिंदु F जो है वो दोनों के लिए है, एक पर E एक पर G। तो यह जो आकृति कोना है, उस कोने को, कोने जैसी आकृति जिसमें दो किरणें एक दूसरे को मिल रही हैं, एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं, या दो रेखाखंड एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर कोण बनता है। और कोण का नाम लिखने के लिए 3 अक्षर का अथवा 1 अक्षर का भी प्रयोग करते हैं। अब 3 अक्षर कैसे दिखेंगे, तो आकृति में आप 3 अक्षर देख ही रहे हैं, जिसमें कोना यानी जहाँ पर वो मिल रहे हैं दोनों रेखाखंड या किरण, उस बिंदु को कोण के नाम में बीच में लिखना है। कोण EFG लिखा है, मतलब F बीच में आएगा, क्योंकि कोण जो है वो F पर बन रहा है। तो जिस बिंदु पर कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसे बीच में लिखेंगे। अब EFG कहो चाहे GFE कहो, दोनों में F बीच में ही है, तो कोण का नाम भी हम उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। बीच में कोण वाला बिंदु आना ही चाहिए। तो इस कोण का नाम कोण EFG, या हम इसे कोण GFE भी कह सकते हैं। तो रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, इन आकृतियों पर हमने पहले भी चर्चा की है और आपने इसे अच्छे से समझा भी है। चलिए अब हम एक आकृति देखते हैं जिसमें 3 रेखाखंड या भुजाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 3 बिंदु मिल रहे हैं, दोनों दो भुजाएं जहाँ मिल रही हैं शीर्ष बिंदु कहलाता है। EFG इसका नाम मैंने लिखा। यहाँ भी 3 भुजा है और उसको, उस आकृति का नाम देने के लिए उसके तीनों शीर्ष बिंदु पर हमने बिंदु का नाम लिख दिया। यहाँ भी एक आकृति हमने बनाई, 3 भुजा है यहाँ भी, और जहाँ जहाँ इसके अंत बिंदु हैं या शीर्ष बिंदु हैं वहाँ पर हमने नाम लिख दिया। अब तीनों में क्या फ़र्क है, तो पहली 2 आकृतियाँ जो हैं वो बंद आकृति हैं, देख रहे हैं ना, दोनों भुजाओं एक दूसरे को जुड़ी हुई है एक एक बिंदु पर, इसलिए ये बंद आकृति, यानी बाहर से कोई घुस नहीं सकता। ऐसी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब तीसरी आकृति को ध्यान से देखो, तो वहाँ पर एक रास्ता, दरार है कहीं न कहीं। 3 भुजा भले ही है लेकिन बंद नहीं है, वो खुला है, जगह है, 2 भिन्न बिंदु दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, तो ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह आकृति त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज होने के लिए 3 भुजा के साथ साथ वह बंद होनी चाहिए। अगर वह आकृति बंद नहीं है, कहीं पर खुली है, तो वह आकृति त्रिभुज नहीं होगी। अब नाम, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से उसका नाम लिखा जाता है, किसी भी क्रम में हम उसका नाम लिख सकते हैं। त्रिभुज EFG, और चिन्ह में उसको त्रिभुज EFG लिख सकते हैं। त्रिभुज का चित्र बनाकर छोटा सा, वह सिंबॉलिक फॉर्म है त्रिभुज EFG संकेत के रूप में। त्रिभुज ABC शब्दों में
और संकेत में त्रिभुज ABC, जबकि तीसरी आकृति त्रिभुज नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब हम त्रिभुज पर ही चर्चा करेंगे। यह एक 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, नाम है इसका त्रिभुज ABC। तो 3 और एक ही बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बंद आकृति बन जाती है और वह त्रिभुज बन जाती है। तो अगर 3 बिंदुओं को आपने मिला दिया है एक दूसरे से जोड़कर, तो त्रिभुज जरूर बनेगा, मिलाने पर आकृति बंद हो जाती है। अब इसमें कौन कौन से घटक हैं, त्रिभुज के भाग घटक कौन से हैं? तो त्रिभुज में शीर्ष बिंदु होता है जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, यह इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। शीर्ष बिंदु हैं। शीर्ष बिंदु मतलब 2 भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु हैं। अब भुजाएं, तो 2 शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो उसकी भुजा होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भुजा A से B को जोड़ने वाला भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC, मतलब यहाँ पर भी भुजाएं भी 3 हैं। तो त्रिभुज में शीर्ष बिंदु 3, भुजाएं भी 3। अब चलते हैं कोण। कोण हमने देखा क्या है, तो 2 भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं वो जो कोना बनता है वह कोण कहलाता है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हर शीर्ष बिंदु पर एक एक कोण नज़र आएगा, इसलिए इस आकृति में 3 कोण हैं। कोण ABC मतलब बीच में बिंदु B है तो B पर एक कोण बना। कोण BAC बीच में बिंदु A है, वहाँ पर एक कोण बना। और कोण ACB बीच में बिंदु C है तो वहाँ एक कोण बना। अर्थात त्रिभुज में कोण भी कितने हैं? 3। तो शीर्ष बिंदु 3, भुजाएं 3, कोण भी 3 ही हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं, भुजाओं और कोणों को त्रिभुज के घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक। त्रिभुज के घटक। तो घटक में कौन कौन आते हैं? उसके शीर्ष बिंदु, उसकी भुजाएं, उसके कोण। अब हम इसी त्रिभुज के अलग अलग प्रकार को समझेंगे, और ये प्रकार कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर हैं, यानी 2 आधार हैं इसके। पहला है भुजाओं के आधार पर, यानी भुजाओं की लंबाई के आधार पर, और वो है 3। कैसे 3 है हम देखेंगे उसको। अगला प्रकार है कोणों के आधार पर, उसके जो कोण हैं उसके माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, अब वो भी हैं 3। तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर 3, कोणों के आधार पर 3। इसका मतलब हुआ कितने कोण हुए, कितने प्रकार के त्रिभुज हुए। तो भुजाओं के आधार पर ये भुजा देख रहे हैं आप, तीनों भुजाओं को ध्यान से अगर हम मापें, इस त्रिभुज का नाम ABC, त्रिभुज ABC। अगर हम चेक करें और लंबाई तीनों की बराबर है, तीनों की लंबाई समान है, एक ही माप के हैं, तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब समान, बाहु का अर्थ हमेशा भुजा होती है। तो यहाँ पर भी 3 भुजाएं हैं, लेकिन सम है मतलब तीनों समान भुजाएं हैं, इसलिए इस त्रिभुज का नाम समबाहु त्रिभुज है। तो ये पहला प्रकार हुआ, भुजा की समान लंबाई है
तो समबाहु त्रिभुज। लेकिन हर बार त्रिभुज की सभी भुजाएं समान तो नहीं हो सकती। कोई त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर अगर त्रिभुज का नाम DEF है तो हो सकता है उसकी कोई दो भुजा समान है लेकिन तीसरी भुजा असमान है, अलग है, छोटी है या बड़ी है बाकी दोनों से। तो दो भुजा समान है यानी सम कितना है, दो ही समान है, इसलिए ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई समान हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हुआ त्रिभुज का दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार देखते हैं। हर बार त्रिभुज समबाहु या समद्विबाहु हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है त्रिभुज की जो भुजाएं हैं यहाँ पर वह न तो तीनों समान हो, न कोई दो समान हो, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तीनों अलग अलग हैं मतलब ये न तो सम है न तो समद्वि है, ये विषम है, अलग अलग है। इसलिए इस त्रिभुज का नाम विषम बाहु त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजाओं के आधार पे तीसरा त्रिभुज रहा। तो तीन त्रिभुज बहुत आसान है। एक तो जिसकी तीनों भुजाएं समान, समबाहु। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान, समद्विबाहु। और एक ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, समान नहीं है, असमान है, वह विषम बाहु त्रिभुज। कितना आसान रहा ये। ऐसे ही कोणों के आधार पर हम त्रिभुज देखेंगे। कोणों के आधार पर अगर हम त्रिभुज देखते हैं तो पहले त्रिभुज ABC को ध्यान से देखेंगे और उनके कोणों के माप को चेक करें। और अगर उनके माप 90 से कम हो, किससे कम है? तीनों कोण 90 से कम है, यानी हो सकता है कोई 60 हो, कोई 30 हो, 60 40 100, 60 40 100 नहीं हो सकता क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है। 60 40 80 ये हो सकता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण अगर 90 से कम, मतलब क्या? आपको कोणों के प्रकार पता है ना, कोण 3 प्रकार के हमने जाना है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। इसके पहले की कक्षाओं में हमने छठी कक्षा में और भी कई प्रकार के कोण देखे हैं, लेकिन प्रमुख 3 कोण हैं जो वो है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण मतलब 90 अंश का, न्यून कोण मतलब 90 से कम, अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक वाला। तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोण अगर न्यून कोण है, 90 से कम है, तो इसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज। कोण के नाम के आगे त्रिभुज जोड़ देंगे तो त्रिभुज का यह एक प्रकार बन जाएगा। तो ये कोणों के मापों के आधार पर पहला प्रकार है तीनों कोण न्यून कोण। तीनों कोण, ध्यान रखिए, तीनों। दूसरी आकृति है, हर बार तीनों कोण न्यून कोण नहीं हो सकते। एक कोण हो सकता है छोटा बड़ा हो जाए, मतलब ये एक त्रिभुज DEF है और उसमें एक कोण न तो न्यून कोण है न तो अधिक कोण है, वो समकोण है। एक कोण भी अगर समकोण हो गया मतलब तीनों न्यून कोण नहीं है। तो एक कोण अगर समकोण हो गया तो बाकी तो न्यून कोण होंगे, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा समकोण के कारण। समकोण ने उसको बदल दिया, इसलिए इसका नाम समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज में एक कोण जो है वो समकोण है। न्यून कोण होने के लिए तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, तब वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए एक ही नियम है, कोई भी एक कोण 90 अंश का हो या समकोण हो। तो यह हो गया दूसरा प्रकार कोणों के आधार पर।
लेकिन हर बार त्रिभुज समकोण हो या 90 अंश का ही हो जरूरी नहीं है। हर बार न्यून कोण हो समकोण, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई एक कोण ऐसा हो जो न्यून कोण से बड़ा हो, समकोण से भी बड़ा हो। मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर और उसका एक कोण ये 90 से अधिक हो। अगर यह कोण 90 अंश से अधिक है, ज़्यादा है, तो यह बन गया अधिक कोण। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज नाम हो गया, कोण के कारण नाम बन गया त्रिभुज का। तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, बस समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होना चाहिए, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से कोणों के आधार पे तीसरा प्रकार हमें मिला। तो त्रिभुज के प्रकार अभी हमने देखे। भुजाओं के आधार पर कितने, याद कीजिए, हमने देखा तीनों भुजा समान समबाहु, दो भुजा समान समद्विबाहु, और सब भुजा अलग अलग असमान विषम बाहु त्रिभुज। मतलब 3 प्रकार भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर तीनों कोण न्यून कोण, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण समकोण समकोण त्रिभुज, और एक कोण अधिक कोण है त्रिभुज का, तो अधिक कोण त्रिभुज हुआ। मतलब हमें मिला कुल त्रिभुज के प्रकार 6। तो 6 प्रकार है, तो 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। अब नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखो। कोणों के आधार पर प्रत्येक त्रिभुज का प्रकार लिखो। कोणों के आधार पर, कोण के माप के आधार पर, यह एक त्रिभुज ए बी सी है और उसमें ए जो है यह समकोण का निशान है, समकोण है। तो बताओ यह कौन सा त्रिभुज है? बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। एक कोण समकोण है तो यह समकोण त्रिभुज हुआ। वेरी गुड। यह त्रिभुज DEF है और इसके माप इस तरह से दिए गए हैं, 53 अंश, 57 अंश, 70 अंश। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है तीनों 90 अंश से कम है, न्यून कोण है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम न्यून कोण त्रिभुज हुआ। तीसरा PQR, यह आकृति, इसके माप को देखें तो एक कोण 115 अंश का है, जो कि न तो न्यून कोण है न तो सम कोण है, ये अधिक कोण है, इसलिए इस आकृति का नाम अधिक कोण। तो आइए चलते हैं आपके पाठ्यपुस्तक से प्रश्न संग्रह लेते हैं। प्रश्न संग्रह 36, पेज नंबर 80। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखो। कोणों के आधार पर प्रत्येक त्रिभुज का प्रकार लिखो। कोणों के आधार पर लिखना है, मतलब कोणों के माप को देखना होगा। पहली आकृति त्रिभुज PQR, दूसरी आकृति त्रिभुज XYZ जिसमें y 125 अंश है, और तीसरी आकृति त्रिभुज LMN जिसमें कोणों के माप 70 अंश, 48 अंश, 62 अंश हैं। पहला त्रिभुज PQR कौन से प्रकार का है, उसी प्रकार दूसरा और तीसरा कैसे पता करेंगे? कोणों के अनुसार। और वैसे वो 3 प्रकार हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इनमें से कौन सा सही है? तो पहला त्रिभुज में एक समकोण है, इसलिए यह त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। दूसरे त्रिभुज में एक कोण 125 अंश का है, मतलब वह अधिक कोण त्रिभुज है। तीसरे त्रिभुज में तीनों कोण 90 अंश से कम है, इसलिए वह त्रिभुज LMN न्यून कोण त्रिभुज है। देखा आपने किस तरह से हमने हल किया। प्रश्न संग्रह 36, पेज 80। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखो
और भुजाओं के आधार पर प्रत्येक त्रिभुज का प्रकार लिखो। यहाँ पर भुजाओं के आधार पर, और हम जानते हैं भुजाओं के आधार पर भी 3 ही प्रकार हैं। त्रिभुज है यहाँ ABC, DEF और त्रिभुज UVW। और त्रिभुज के प्रकार कौन से हैं भुजाओं के आधार पे? हम जानते हैं कि विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, ये 3 प्रकार हैं त्रिभुज के। पहली आकृति में तीनों भुजा के निशान समान हैं, मतलब यह समबाहु त्रिभुज हुआ। दूसरी आकृति में जो तीनों भुजा अलग अलग असमान हैं, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ। और तीसरी आकृति में 2 भुजा समान हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब चलते हैं इन त्रिभुजों के कुछ गुणधर्म की ओर। त्रिभुज की खास बात क्या होती है? पहला, एक त्रिभुज है, उसके कोण को अगर हमने नापते हैं, कोई भी त्रिभुज होने दो, मान लीजिए इस त्रिभुज का कोण हमने देखा है 34 अंश का है, एक कोण चांदे से नापा हमने। दूसरा कोण नापा तो वह मिला हमें 90 अंश का, वो भी नोट कर लिया। और तीसरा कोण हमने नापा तो वह हमें मिला 56 अंश का। अब तीनों कोणों को जोड़कर देखते हैं तो क्या मिलता है? 180। और ऐसे ही अनेक त्रिभुजों को बनाकर अलग अलग आकार के उसके कोण को नापें तो तीनों को जोड़ने पर हमें 180 अंश मिलता है। तो हमें यह पहला विशेष गुणधर्म मिला कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। जिसमें अब दूसरा गुणधर्म देख लेते हैं फटाफट। यह एक त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की लंबाई को अगर नाप लेते हैं और नापने में पता चला कि अगर एक भुजा 6 है और मान लो दूसरी 8 है और तीसरी 11 सेंटीमीटर है, तो हमें एक विशेष गुणधर्म मिलता है। किसी भी 2 भुजाओं को अगर जोड़कर देखें, कोई भी 2, मान लीजिए मैंने 6 और 8 को जोड़ा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये दोनों को जोड़ने पर वो तीसरी वाली से बड़ा हो जाता है। 6 8 14 जो 11 से बड़ा है ना? तो दोनों मिलकर पावरफुल बन जाते हैं। यह गुणधर्म है त्रिभुज की भुजाओं का। जैसे मान लो जी दूसरे 2 जोड़ते हैं, कोई भी 6 और 11 को जोड़ें तो 6 और 11 17 होता है और ये बड़ा हो जाएगा, बड़ी ताकत हो जाएगी। 8 से 8 तीसरा है, छोटा ही है। तो त्रिभुज में ये गुणधर्म हमेशा होता है कि कोई भी 2 भुजाओं को अगर हम जोड़ लें तो वह हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी ही बन जाता है। उसका माप दोनों की लंबाइयाँ मिलाने पर तीसरी से बड़ी ही होंगी। यानी एक अकेली भुजा जो होती है वो दोनों भुजाओं की लंबाई से हमेशा छोटी ही होगी। तो त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा अधिक होता है। ये खास बात है। चलिए देखते हैं प्रसंग्रह 36 पेज नंबर 80 पर ही है, यहाँ गलती से 36 लिखा गया है। आकृति में एक इमारत है, स्कूल है और अविनाश खड़ा है अपने घर के पास और यह एक त्रिभुजाकार रास्ता है। और A से C एक रास्ता है लाल रंग का और A से B और फिर वो मुड़कर B से C एक रास्ता है। किस रास्ते से जाने पर उसे कम दूरी चलनी पड़ेगी? अगर वो A से C जाता है एक भुजा तो स्कूल पहुंच गया, और अगर वो ऐसे गया A से B
फिर बी से मुड़कर रास्ते में सी की ओर गया। तो ये दो प्रकार से अगर वो जाए तो कौन सा मार्ग में उसे कम चलना पड़ेगा? तो बहुत सरल है, वो दो मार्ग से जहाँ जा रहा है वो लंबा वाला मार्ग होगा, क्योंकि दोनों भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी से लंबी हो जाएगी। हमने ये सीखा। इसलिए सही उत्तर क्या है? वो एसी वाला जो रास्ता है, वह रास्ता चलने पर उसे कम दूरी चलनी पड़ेगी। चौथा है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। बताना है कि त्रिभुज का प्रकार कौन सा है। लंबाई दे दिया गया है। ये लंबाई ध्यान से देखो। एक त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4, तीसरी 5, 3, 4, 5 अलग अलग हैं। दूसरा है 3.4, 3.4 और 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखने पर दो भुजाओं की लंबाई समान है और तीसरी अलग है। पहला हो गया विषम बाहु, बिल्कुल सही। और दूसरे में दो भुजा समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज। वेरी गुड। ऐसे ही यह है त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4.3, 4.3, 4.3, तीनों समान हैं, समबाहु त्रिभुज। और चौथा है 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 और 4, तीनों भिन्न भिन्न हैं। बताओ कौन सा होगा? निश्चित ही आप बता पाओगे। आखिरी प्रश्न है, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दी गई है, तो क्या इनसे त्रिभुज बनेगा? त्रिभुज कब बनेगा बताओ? जब दो भुजाओं की लंबाई तीसरी से ज़्यादा होगी, तभी त्रिभुज बनेगा। ये ध्यान रखना है हमको। पहला है 17, 7 और 8 सेंटीमीटर, 3 लंबाई है। तो इसमें चालाकी समझदारी क्या करना है हमें? जो बड़ी वाली भुजा है उसको अलग करके दोनों छोटी वाली को एक साथ चेक करते हैं। दोनों छोटी वाली मतलब कम लंबाई वाली, 7 और 8। 7 और 8 को जोड़ने पर क्या मिला? 15। तो ये 15 जो है तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। क्या यहाँ ज़्यादा है? नहीं, ये तो कम हुआ, मिलाकर भी तीसरे से कम है। तो यहाँ हमें निष्कर्ष मिला कि दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी से बड़ी नहीं है, छोटी है। इसलिए इन लंबाइयों से त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। तो रचना करना संभव नहीं है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, 7, 24 और 25 सेंटीमीटर वाले। तो दोनों छोटी लंबाई कौन कौन सी है? 7 और 24। और सबसे बड़ी कौन सी है? 25। दोनों छोटी को जोड़ो 7 और 24 को तो 31 मिला, जो कि 25 से बड़ा ही है। यहाँ 17 लिखा है, 25 होना चाहिए ना। तो भी 31 जो है 25 से बड़ा ही है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज की रचना करना संभव है। दोनों को जोड़ने पर तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। ये जो 17 लिखा है वो 17 नहीं है, ऊपर 25 है, तो कोई बात नहीं। 31 दोनों भुजाओं की लंबाई का योग तीसरे से बड़ी होनी चाहिए, तो त्रिभुज की रचना करना संभव है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।